शुरुआत कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। हर शख्स टीवी से चिपका है सिर्फ जानने के लिए ये क्या हो गया। 2000 का नोट बंद। अब 2000 का नोट अगर आपके पास है तो आप कैसे बदलाएंगे, कहां जाएंगे, कब जाएंगे, क्यों जाएंगे, किस वक्त जाएंगे और कहां बदला जा सकेगा, किस काउंटर पर, यह भी मैं आपको बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाइए। 2000 के नोट को बैन करने के लिए बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की गई आरबीआई की तरफ से। अभी 4 महीने का वक्त है आपके पास। इस 4 महीने के दौरान आप इस नोट को बदल सकते हैं। लेकिन इस खबर के साथ ही लोग 2016 में चले गए। जरा सुनिए। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। पीएम मोदी ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी कर ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। अब 2000 के नोटों पर आरबीआई ने दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। जल्द ही 2000 के गुलाबी नोट भी बंद होने वाले हैं। देश में अब तक का सबसे बड़ा नोट 2000 का ही था, जिसे बैन करने की मांग लंबे वक्त से उठ रही थी। आइए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपके पास नोट है, 2000 का नोट अगर आपके पास है तो आपको क्या करना है, कैसे ये नोट आप वापस करेंगे, यानी कैसे इस नोट को बदलेंगे। सीधे और सरल तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं। आइए देखिए जरा, ये मैं आ गया हूं एक बैंक में। ये एसबीआई बैंक हो सकता है, यस बैंक हो सकता है, कोई भी देश का बैंक हो सकता है। आपको बैंक में आना है। बैंक में काउंटर है, काउंटर तक आना है। इतने नोट तो नहीं होंगे, लेकिन जितने भी हैं 20-20 हजार के, वो आप एक बार में लेकर आएंगे बदलने के लिए। 2000 का नोट आरबीआई ने बंद कर दिया है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 4 महीने के अंदर आप नोट बदल सकते हैं। लगभग 4 महीने का वक्त है आपके पास। बैंक में जाइए और नोट को बदल लीजिए। देश के किसी भी बैंक से आप 2000 का नोट बदल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अपने बैंक की ब्रांच में जाएं, किसी भी बैंक में, घर के नजदीक भी कोई बैंक है, वहां जाकर आप 2000 के नोट बदल सकते हैं। बैंक में कैश बदलने के लिए अलग काउंटर भी होगा। डेट जान लीजिए, कौन सी तारीख से शुरू हो रहा है और कब तक आप नोट बदल सकते हैं। 23 मई, जी हां, 23 मई से नोट बदलने की शुरुआत होगी और 30 सितंबर तक आप नोट बदल सकते हैं। बेहतर यह होगा कि बहुत ज्यादा लेट ना करें। जब वक्त हो आपके पास, सहूलियत हो, तब आप नोट बदल लें। एक बार में केवल 20,000 के नोट बदल सकते हैं। जी हां, शर्त है, शर्त यह है कि आप एक बार में 2-2 हजार के 10 नोट ही बदल सकते हैं, यानी 20,000 रुपए एक बार में। देख रहे हैं आप, एक बार में 10 नोट 2-2 हजार के। 1 अक्टूबर से 2000 के नोट बेकार हो जाएंगे, यानी 30 सितंबर की मियाद है। 30 सितंबर से पहले पहले आप 2000 का नोट बदलवा लें। नहीं बदलवाया तो 1 अक्टूबर से फिर उसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। 500 और 1000 के नोट बंद हुए, उसके बाद 2000 का नोट चलन में आया। 2016 में 2000 का नोट मार्केट में आया था। आरबीआई ने 2019 में ही, जी हां, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 2019 में ही 2000 रुपए के नोट की छपाई बंद हो चुकी है। 2019 से ही नहीं छप रहा है, लेकिन अब 4 महीने बाद 1 अक्टूबर तक पूरी तरह बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला, लोगों के लिए एक शॉकिंग न्यूज थी। लोगों से हमने बात की, जब उन्हें बताया कि 2000 का नोट बंद हो रहा है, तो लोगों ने क्या कहा, सुनिए जरा। यही कारण है कि न तो व्यापारी दे रहे हैं, न कोई पर्यटक दे रहे हैं। आपको 2000 का नोट तो समझ में आता है कि ये कहीं न कहीं काले नोटों का, 2000 के नोट जो है वो काले धन के रूप में एकत्रित किए जा रहे हैं।
तो सरकार का ये निर्णय हो सकता है उस रूप में अगर देखें तो जीएसटी को चोरी कर रहे हैं, जो कर चोरी कर रहे हैं, जो सरकार को उसके साथ देश के आम आदमी के जो प्रति आए हैं उनको बाधा पहुंचा रहे हैं, उनके लिए मोदी सरकार का निर्णय ऐतिहासिक है। आम आदमी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तो बैंक में भी देखा तो बैंक में भी अवेलेबल नहीं था 2000 नोट। अच्छा, तो आम जनता के पास तो छोड़िए। क्योंकि क्या है ना, 2000 का नोट जैसे सभी लोग जानते हैं कि बहुत समय से किसी ने देखा नहीं है, तो यानी कहीं तो है वो नोट, और जहां दबा हुआ है वहां से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आम जनता के पास 2000 का नोट आता है ना अगर, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि इसको खुले कैसे कराए, क्योंकि लोग लेने से डर रहे हैं। तो आम जनता के हिसाब से तो बहुत अच्छा है कि 2000 का नोट बंद हो जाना चाहिए। जब से लॉन्च हुआ था 2000 का नोट, बहुत बहुत मार्केट में था, मगर बाद में अभी कहाँ गायब हो गया पता नहीं। ये इसका मतलब ये है कि बड़े बड़े पूंजीपतियों ने वो नोट जमा करके रखे हैं। सर कोई दिक्कत नहीं, और सरकार जो फैसला ले रही है इसके लिए हम लोग ताली बजा के उसका स्वागत कर रहे हैं। तो ये भी एक सर्जिकल स्ट्राइक है, ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक है। अब मैं आपको बताता हूं नोट बंद क्यों किया गया। बहुत से लोगों के पास 20,000 रुपए नहीं भी होंगे ये बदलने के लिए, 2-2 हजार का नोट बहुत से लोगों के पास नहीं, क्योंकि लोग अब डिजिटल पेमेंट करते हैं। बदलने के पीछे वजह है काला धन। ये जो आप देख रहे हैं एक बड़ी वजह है। रेड्स हो रही थी तो ज्यादातर रेड्स में 2-2 हजार के नोट निकल रहे थे। ये गुलाबी नोट ही मिल रहे थे जहां रेड हो। अलग अलग जगहों की है जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बंगाल में पार्थ चटर्जी की रेड हुई तो इसी तरह के नोट निकले थे। तो आखिर ब्लैक मनी लोग 2-2 हजार रुपए के रूप में रख रहे थे। अगली तस्वीर दिखाई, ये देख रहे हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हफ्ते में 3 बार रेड कर रही थी तो ऐसे नोट मिल रहे थे, और देखिए सब 2-2 हजार के हैं। जितना बड़ा नोट काला धन जमा करने में उतनी सहूलियत, इसलिए 2000 बंद कर दिया गया। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये देख रहे हैं लाखों करोड़ रुपया अब तक अलग अलग एजेंसीज ने काला धन रिकवर किया है। अब मैं आपको बताता हूं इसके जरिए जो ब्लैक मनी बची थी, इससे पहले 500 और 1000 के नोट बंद किए गए, कहा गया कि ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, उसके बावजूद 2000 का नोट आ गया जो और बड़ा नोट था। कोशिश यह है कि 2000 के नोट के जरिए जो ब्लैक मनी जमा हुई उसे खत्म कर दिया जाए। तो अब 2000 का नोट इस तरह से बांध कर लपेट कर ताला लगा दिया जाएगा और बंद। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 2000 के नोट से काला धन जमा हो रहा था। एक बात 2016 में केंद्र सरकार ने नोटबंदी लागू की और उस वक्त आपको बताऊं 1,30,000 करोड़ काला धन बाहर आया। नोटबंदी के वक्त 500 और 2000 के नए नोट आ गए मार्केट में। 2016 से अब तक 6,849 करोड़ करेंसी नोट छापे गए। अब उसके बाद देखिए हुआ क्या, 6,000 से ज्यादा करेंसी नोट छापे गए, 1,680 करोड़ से ज्यादा करेंसी नोट गायब हो गए। यानी सरकार को समझ आ गया कि हमने 6,000 करोड़ से ज्यादा करेंसी नोट छापे, लेकिन 150 करोड़ लगभग 1,500 करोड़ गायब हो गए। यानी लोगों ने काला धन फिर से जमा कर लिया। इन गायब नोटों की कीमत 9 लाख करोड़ से ज्यादा बताई जा रही। इस रकम का बड़ा हिस्सा काला धन भी हो सकता है। सारा पैसा काला धन ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन जो 2-2 हजार के नोट जमा जिन लोगों ने कर रखे हैं उनमें बहुत सा काला धन भी है। इसलिए 2000 के करोड़ों नोट जमा कर लिए गए ब्लैक मनी के तौर पर। 2022 में उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा इत्र कारोबारी के यहां रेड पड़ी और 2-2 हजार के नोट निकले, 500 के भी कुछ नोट थे इसी तरह काले धन के रूप में मिले। बंगाल में पार्थ चटर्जी के करीबियों के यहां रेड पड़ी थी और वहां से भी 2-2 हजार के नोट बरामद हुए थे, वो भी काला धन था। यह कदम काला धन बाहर लाने के लिए उठाया गया। आरबीआई ने 9 लाख करोड़ से ज्यादा गायब होने की जानकारी अब चाहती है कि यह पैसा गया कहां है। भ्रष्टाचारी काले धन की जानकारी के लिए मजबूर हो जाएंगे, बाहर आएंगे, बैंक जाएंगे पैसा बदलवाने, या फिर उनका करोड़ों का काला धन किसी काम का नहीं रहेगा। यह है तैयारी। अब आइए मैं आपको सुनवाऊंगा, आप भी जानना चाह रहे हैं और सुनना चाह रहे हैं। आम आदमी को आपने सुन लिया, अर्थशास्त्री क्या कह रहे हैं, जो देश की इकोनॉमी को बेहतर समझते हैं उन्हें सुनिए जरा, वो क्या कह रहे हैं इस कदम पर। जो भी एरियाज हैं जहाँ पे ब्लैक मनी जनरेट होता है उसको जो है कंट्रोल करने के लिए, और गवर्नमेंट इसमें कई हद तक जो है सक्सेसफुल भी हुई है। एक एरिया जिसके अंदर गवर्नमेंट ने पाया कि उनको बहुत मुश्किल आ रही है कंट्रोल करने के लिए ब्लैक मनी का जो जनरेशन है, वो है एक फील्ड रियल एस्टेट की।
इस फील्ड के अंदर हम आज भी देख रहे हैं कि काफ़ी पैसा जो है वो कैश के अंदर यूज़ हो रहा है और उसके अंदर 2000 रुपए के जो नोट हैं वो सबसे ज़्यादा जो है सर्कुलेशन में रहते हैं। कैश की जो ट्रांजैक्शन है उसको गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करना चाहती है। तो मेरा ये मानना है कि ये एक सही डायरेक्शन में स्टेप लिया गया है। लोगों को असुविधा का सवाल है। मेरा ये मानना है कि हम देखेंगे गवर्नमेंट पूरे ऐसे अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेगी कि जिससे एक कॉमन आदमी को जो है कोई भी तकलीफ जो है वो ना हो और टाइम बाउंड मैनर में ये एक्सरसाइज उनकी पूरी हो। और आइए अब आपको बताता हूं, जैसे ही ये खबर आई कि 2000 का नोट बदलवा लीजिए 1 अक्टूबर के बाद किसी काम का नहीं, सियासतदान, अब ब्लैक मनी पर दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो सियासतदान परेशान हो गए। हमारे जयराम रमेश लिख रहे हैं, हमारे स्वयंभू विश्व गुरु की खासियत है, पहले एक्शन लो बाद में विचार करो। उस विनाशकारी तुगलकी फरमान के बाद धूमधाम से 2000 रुपए के नोट पेश किए गए। अब 8 नवंबर 2016 का फरमान वापस लिया जा रहा है। जयराम रमेश ये भूल गए कि 8 नवंबर 2016 को नए नोट पेश नहीं किए गए थे, पुराने नोट बंद किए गए थे। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री, वो कह रहे हैं पीएम ने नोटबंदी कर नए नोट का चलन शुरू कर दिया। जब मोदी ने ऐसा किया तो लोगों की जान गई, लोगों का व्यापार चौपट हो गया, भ्रष्टाचार आतंकवाद खत्म करने में कोई मदद नहीं हुई। तहसीन पूनावाला कांग्रेस के नेता लिख रहे हैं 2000 के रुपए का नोट 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर रहेगा तो आरबीआई ने इसे क्यों वापस ले लिया है। 30 सितंबर के बाद लीगल टेंडर नहीं, 1 अक्टूबर तक चलेगा। अब आइए सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। ये हिला देने वाली खबर सुनने के बाद उन्हें लग रहा है कि फिर एक मास्टर स्ट्रोक, वो कल शपथ की तैयारी कर रहे थे। सुनिए जरा। तो ये जो कदम उठाया है, मुझे नहीं पता कि इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, मगर मैं आशा करता हूं कि एक्सपर्ट्स की ओपिनियन पे सरकार काम कर रही होगी। ये कोई जो है नी जर्क रिएक्शन नहीं होगा। अब आज से 2000 की नोट बैंक अपनी तरफ से किसी को नहीं देगी। इसका मतलब 2000 की नोट को धीरे धीरे वापस ले लिया जाएगा और आने वाले कुछ महीनों के बाद 2000 की नोट पूरी तरीके बंद हो जाएगी। बहुत ही लैंडमार्क स्टेप है भ्रष्टाचार को खत्म करने में। यूरोप और अमेरिका में भ्रष्टाचार इसलिए कम है क्योंकि वहां पे मैक्सिमम करेंसी 100 है। ये फिक्स है कि जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा कालाधन होता है, जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा हवाला होता है। तो इसलिए इस 2000 की नोट को कंट्रोल करने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि देश की जनता अब सड़कों लाइनों में लगेगी, फिर इस नोट को वो बंद करेंगे, वो सड़कों वो बैंकों में जाएंगे, लाइनों में लगेंगे, इतनी भीषण गर्मी के अंदर सरकार को नोट वापस देंगे, फिर लाइनों में लग के वापस लेंगे। मुझे बताइए ये 2000 का नोट इसी सरकार ने शुरू किया था नोटबंदी करके, तो आज इसमें क्या तंगी होगी जो आज ये बदलना चाहते हैं। ये जनता को, मैं कहता हूँ कि जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटाना चाहते हैं। आइए आगे आपको बताऊंगा कि दुनिया में बड़े बड़े देशों में जो करेंसी नोट है वो कम से कम है, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं ये जो 2000 रुपए के नोट बंद किए गए या इससे पहले जो 500 और 1000 का नोट बंद किया गया था वो कहां गया, उसका क्या होता है। ये जो 2000 का नोट बंद किया जाएगा जो हजारों में छपा था उसका क्या होगा। देखिए ये कुछ ऐसा होता है, पुराने नोटों को नियमों के मुताबिक नष्ट कर देते हैं। इस प्रक्रिया को CVPS कहते हैं और CVPS मतलब करेंसी वेरिफिकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। नोटों को काट कर छोटा कर दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों को ब्रिकेट कहते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को कंप्रेस करके ईंट की शक्ल दे दी जाती है और ईंटों से फाइल कवर, कार्डबोर्ड जैसी चीजें बना दी जाती हैं। नोटबंदी के 500 और 1000 के लगभग 15 लाख करोड़ रुपए जमा हुए थे, इससे ज्यादा ही जमा हुए थे। इन नोटों को इसी प्रक्रिया के तहत नष्ट कर दिया गया। अब 2000 के जमा नोटों को इसी तरह से नष्ट किया जाएगा। यह आरबीआई की प्रक्रिया का हिस्सा है। जो नोट पुराने हो जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं, उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। आइए अब मैं आपको बताता हूं दुनिया के बड़े बड़े देश, बहुत कम मुल्क हैं जहां पर करेंसी बहुत बड़ी है, वरना ज्यादातर देश ब्लैक मनी रोकने के लिए छोटी करेंसी ही रखते हैं। सबसे पहले अमेरिका में सबसे बड़ी करेंसी अगर कुछ है तो वो $100 है।
दूसरा है चीन। चीन में भी ब्लैक मनी रोकने के लिए सबसे बड़ी करेंसी कौन सी है? 100 युआन। तीसरा देश देखिए, जर्मनी में 100, 200, 500 यूरो है और यूरो 200 और यूरो 500 का इस्तेमाल कम है, यानी 100 यूरो का इस्तेमाल ही जर्मनी में ज्यादा है। अब बात करिए रूस की। रूस में 5000 रूबल्स है, बड़ी करेंसी है। जापान में 10,000 येन है करेंसी के रूप में, और सिंगापुर में भी 10,000 सिंग डॉलर है। बताने का मकसद यह है कि ज्यादातर देश ब्लैक मनी कम रहे, कैश में कम रहे, इसलिए छोटा नोट रखते हैं। तो 2000 का नोट जो बंद किया गया, मकसद यह है कि काला धन जमा ना होने पाए। अब सबसे बड़ा नोट देश में सिर्फ 500 का है, तो आपके पास 30 सितंबर तक का वक्त है, आप अपना नोट बदल सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, मोदी को हराने की शपथ। जी हां, बड़ी शपथ होने वाली है। ये प्रधानमंत्री मोदी देखिए, जापान में प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंचे, G7 बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। कल भी पीएम G7 में होंगे, ज़ेलेंस्की से मिल रहे होंगे, अलग अलग मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों से मिल रहे होंगे। लेकिन भारत में कल क्या रहा होगा? अगली तस्वीर दिखाइए। ये सारे नेता एक मंच पर होंगे, मोदी को हराने की तैयारी कर रहे होंगे। प्रधानमंत्री जापान में, यहां उनको हराने की पूरी प्लानिंग, उनको हराने की शपथ मैं कहूंगा, और शपथ के लिए मंच भी तैयार। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, मंच तैयार है। मोदी को शिकस्त की शपथ है ये, जिस पर आकर देश के अलग अलग विपक्षी दलों के नेता मौजूद होंगे, बैठेंगे। तो सवाल सभी के जहन में यह है कि ये सारे दल कर्नाटक जीत के बाद सब उत्साहित हैं, सबको कांग्रेस में बहुत ऊर्जा नजर आ रही है। मोदी को हराने का कुछ जादू मिल गया है या कुछ मैजिक कांग्रेस के हाथ में आ गया है, ऐसा लग रहा है विरोधियों को। क्या सब मिलकर मोदी को हरा लेंगे? रिपोर्ट देखिए। जब पीएम मोदी G7 बैठक के लिए जापान पहुंच गए, ठीक उसी वक्त मोदी को हराने के लिए कांग्रेस कर्नाटक में मोदी शिकस्त की शपथ की तैयारी कर रही है। मोदी ने जापान की सरजमी पर कदम रखा तो देश ही नहीं, दुनिया में मोदी की दीवानगी की तस्वीर भी दिखी। यहां भारत में कर्नाटक जीतने के बाद मोदी विरोधियों के हौसले बुलंद हैं। 2024 में मोदी को हराने के लिए सब एक हो रहे हैं। कर्नाटक के इसी ग्राउंड पर कल शपथ होनी है और मोदी के खिलाफ 1 दर्जन दल एक साथ इस मंच पर होंगे। सब मिलकर क्या वाकई 2024 में मोदी को रोक देंगे? मोदी इस तैयारी से बेपरवाह जापान में बड़ी बैठक कर रहे होंगे। इट्स ए प्लेजर कि वो आए हैं और हमारे देश की मान बढ़ता है यहाँ पे। सच्चे दिल में वो जिंदा दिल आदमी है। ही इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। बता नहीं सकते हमारे अंदर कितना जोश एक उनको देख के आता है कि आज देशभक्ति की भावना जो आप सबके अंदर देख रहे हैं, मोदी जी की वजह से ही है। तो आपने जापान में जो भारतीय हैं उन्हें सुन लिया, लेकिन भारत में विरोधी मोदी को गिराने, हराने और शिकस्त देने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए जरा, मंच सज चुका है। मोदी को हराने के लिए विरोधी एक साथ इस मंच पर आ रहे हैं। कर्नाटक लिए चल रहे हैं, आपको सीधे कर्नाटक से तस्वीर आप देख रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं और दूसरी तरफ विरोधी हैं। कर्नाटक में आपको बताऊं, कल सिद्धरामैया सीएम पद की शपथ लेंगे और सिद्धरामैया के साथ डीके शिव कुमार भी शपथ लेंगे। डीके डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। दोपहर 12:30 बजे बेंगलुरु में शपथ ग्रहण समारोह है। श्री कांतिराव स्टेडियम में यह शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। यह सिद्धरामैया का शपथ ग्रहण समारोह है, दूसरी तरफ शक्ति प्रदर्शन है, मोदी को हराने की भी शपथ है। शपथ ग्रहण के बहाने विपक्षी एकजुटता दिखाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस ने विपक्ष के कई नेताओं को बुलाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इनवाइटेड है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन बुलाए गए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुलावा भेजा गया, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी बुलाया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार भी इस मंच पर होंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को बुलावा भेजा गया है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला को भी बुलाया गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शुमार हैं। शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे भी होंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा, सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी भी होंगे। पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती भी होंगी। तो ये सारे नेता जिन्हें आप देख रहे हैं वो सब मौजूद होंगे। मोदी को हराने के लिए अपनी ताकत दिखाएंगे इस मंच पर एक साथ आकर। आइए आपको सीधे उस स्टेडियम लिए चलता हूं जहां ये सारे लोग एक साथ एकजुट होंगे मोदी के खिलाफ। पीएम मोदी जापान में होंगे। सुजाता की रिपोर्ट देखिए जरा। इस वक्त हम मौजूद हैं बेंगलुरु के कांतिरवा स्टेडियम में, जहां शनिवार को सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ 23 से 28 मंत्री भी शपथ लेंगे और ये प्रोग्राम जहां पर होने वाला है उसी कांतिरवा स्टेडियम में हम मौजूद हैं। तैयारियां यहां जोरों शोर से चल रही हैं। तमाम कुर्सियां लग चुकी हैं और सजावट हो चुकी है। काफी बड़ा मंच बनाया गया है और मंच के बगल में आप देख सकते हैं कितनी कुर्सियां लगी हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल मेहमानों की एक लंबी फहरिस्त है और पूरे स्टेडियम में करीब 4000 लोग बैठ सकते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से कांग्रेस के साथ साथ पूरा विपक्ष उत्साहित है और 2024 से पहले मिली ये बड़ी जीत से विपक्ष को ये लगने लगा है कि शायद उसे 2024 में मोदी को हराने का प्लान मिल गया है। आइए, तो आपने सुजाता की रिपोर्ट देख ली। अब मैं आपको सीधे स्टेडियम लिए चलता हूं। इतना बड़ा मंच, 1 दर्जन विरोधी, मोदी को हराने की प्लानिंग। तो डिप्टी सीएम जो होने वाले, भावी डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को आप देख रहे हैं स्टेडियम पहुंचे। स्टेडियम में तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। तो कल इस स्टेडियम से क्या मोदी के खिलाफ एक हुंकार होगी? ये देख रहे हैं, पूरे स्टेडियम को देख रहे हैं। मोदी विरोधियों में क्या इतनी ताकत है जो मोदी को शिकस्त दे सके, हरा सके? आइए इन सबको मिला देता हूं एक साथ आपके लिए। एक साथ मिलाकर आपको दिखाता हूं क्या ये सब मिलकर भी मोदी को हरा पाएंगे। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं। अब सबकी ताकत आपको दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। बीजेपी के पास 303 सीटें हैं। पूरे देश के वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से लोकसभा में 37.4% वोट प्रधानमंत्री मोदी को मिला था। अब विरोधियों को जोड़ते हैं। कांग्रेस की 52 सीट, डीएमके की 24, टीएमसी की 22, वाईएसआर की 22, शिवसेना की 18 सीट, जेडीयू की 16 सीट, बीजेडी की 12 सीट, 10 सीट बीएसपी की, बीआरएस की 9 सीट, एनसीपी की 5 सीट। ये सारी सीटें आप मिला दीजिए तब भी 190 सीट हो रही है। बीजेपी की 303 सीट, इन सब की मिलाकर 190 सीट। लेकिन मत प्रतिशत में, वोटिंग परसेंटेज में बाजी पलट जाती है। इधर देखिए जरा, कांग्रेस के 19.5% वोट, डीएमके के 2.34% वोट, टीएमसी के 4.6% वोट, वाईएसआर के 2.53% वोट, शिवसेना के लगभग 2% वोट, जेडीयू के 1.45%, बीजेडी के 1.66%। बीजेडी का कोई पता नहीं कल कहां होंगे। नवीन पटनायक मोदी जी की रोज तारीफ करते हैं। बीएसपी के 3.62% वोट, बीआरएस के 1.25% वोट और एनसीपी के 1.38। ये सब मिलाकर हो रहे हैं 40.42% वोट। बीजेपी के 37%। इन सब के मिलाकर वोट परसेंटेज ज्यादा है, 40%। लेकिन जैसा आप जानते हैं पॉलिटिक्स में 1 + 1 2 हो जाए ये जरूरी नहीं है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं विरोधियों को एक करने के लिए सबसे बड़ा झंडा जो आजकल लेकर चल रहे हैं वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया, कल शपथ में जाने वाले, सुनिए क्या कह रहे हैं। जबरदस्त हुई है और जो बने हैं मुख्यमंत्री उनका तो हमको पहले से संपर्क था ही, तो उन्होंने भी कहा और फिर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फोन करके कहा आइए, तो हमने कल कहा कि नहीं हम आ जाएंगे, हम चाह रहे हैं। आपने जिस अभियान का श्रीगणेश किया है उसका शुभारंभ मानते हैं बेहतर हुआ, सबसे पहले शुभारंभ वो आएंगे ना, इसके बाद तो हम तो इसी में लगे हुए हैं। जब वो सब हो जाएगा तब ना आप लोगों को। आप लगातार बोलते रहे कि विपक्ष अगर एकजुट होगा तो अगली होगा, लेकिन कर्नाटक ने तो ये दिखा दिया। सर अगली बैठक कब है सर?
एक बार जब वहाँ पर हो गया और उसी के बाद इसी का असर है तो बाकी सब विरोधी दल के लोग एकजुट हो जाएंगे तो देश के हित में होगा, तो उसके लिए तो प्रयास चल ही रहा है। ये साल चल रहा है 2023, सब एक साथ आ रहे हैं 2023 में, 24 में मोदी को हराने के लिए। अब आपको 2018 कर्नाटक जीत की तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। 2018 के बाद 19 आया था इसी तरह से, कुमारस्वामी ने शपथ ली थी। अगली तस्वीर दिखाइए। 2018 में भी ये सब एक साथ आए थे कर्नाटक में, देख रहे हैं लाइन से, सोनिया गांधी, मायावती, राहुल गांधी, येचुरी साहब, कुमारस्वामी और तेजस्वी, अखिलेश, ये सब साथ आ चुके हैं 2018 में। 19 में क्या हुआ आपने देखा, फिर 23 में साथ आ रहे हैं 24 के लिए। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। लेकिन मैं अब आपको बताऊं, ये सारे साथ नजर बेशक आ रहे हूं आपको, लेकिन साथ होकर भी क्या साथ साथ लड़ेंगे भी? दिख जरूर रहे हैं साथ साथ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिनको बुलाया गया है उसमें से बहुत से आ नहीं रहे हैं। जो विपक्षी हैं उनमें से कई हैं जिनको न्योता ही नहीं दिया गया है। यहां भी अहंकार हावी है। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं राहुल गांधी के बगल में जितने लोग खड़े हैं, ये सब विपक्षी नेता हैं। इन सब को न्योता तक नहीं भेजा गया। अब सोचिए ऐसे कैसे मोदी से लड़ेंगे। कर्नाटक सीएम शपथ से पहले विपक्ष में ही फूट हो गई। विपक्ष के कई चेहरे को इनवाइट नहीं किया गया। सबसे पहले मायावती, नॉट इनवाइटेड। मायावती को कांग्रेस की तरफ से न्योता तक नहीं मिला। 2022 विधानसभा चुनाव से ही कांग्रेस माया से नाराज चल रही। कांग्रेस ने माया पर बीजेपी को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया था। माया ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी थी। सरकार कांग्रेस की है तो बात चुप गई। अगला नाम है केजरीवाल का। विपक्षी एकता के ये भी झंडा बरदार है नीतीश कुमार के साथ और अलग अलग जगह दिखाई दिए। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को भी बुलावा नहीं भेजा गया। आम आदमी पार्टी ने कई राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा। यह बात बहुत चुप गई और दिल्ली में कांग्रेस को खत्म करने की बड़ी भूमिका केजरीवाल ने निभाई। इसलिए इस कदर दूध जला है कि छाछ फूकना छोड़िए, छूने को भी नहीं तैयार। अगला नाम है नवीन पटनायक का। इनको भी नहीं बुलाया गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, कोई इनविटेशन नहीं। कई मुद्दों पर पटनायक बीजेपी का समर्थन करते हैं। एक और नाम, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को भी न्योता नहीं दिया गया। केरल में कांग्रेस की सीधी लड़ाई विजयन से ही है। अगला नाम है आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन। इनको भी नहीं बुलाया गया शपथ में। जगन मोहन कई मुद्दों पर बीजेपी के साथ खड़े दिखे हैं। एक और नाम है केसीआर। ये भी सेक्युलरिज्म के झंडा बरदार हैं। तेलंगाना के सीएम केसीआर भी कर्नाटक नहीं जाएंगे। तेलंगाना में कांग्रेस की सीधी टक्कर केसीआर से है। अब अगला नाम लीजिए, ममता बनर्जी। विपक्ष का बड़ा चेहरा है, लेकिन ममता बनर्जी को न्योता तो मिला लेकिन वो जाएंगी नहीं। ममता के प्रतिनिधि शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे। ममता ने पहले से तय कार्यक्रम का हवाला दिया है कि वो नहीं जा पाएंगी। अगला नाम देखिए जरा, अखिलेश यादव भी खड़े होने को तैयार नहीं साथ में। ममता के साथ अखिलेश भी नहीं जाने वाले। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने अखिलेश को बाकायदा फोन किया कि आ जाओ भाई। अखिलेश ने कहा हमारे पहले से कार्यक्रम है इसलिए हम भी नहीं आएंगे। मतलब विपक्ष के कई बड़े चेहरे शपथ में मौजूद नहीं होंगे। तो आखिर ऐसे कैसे मोदी जी हारेंगे जब ये सब एक साथ आने को तैयार नहीं? साथ आते हैं, हाथ मिलाते हैं, लेकिन इनके दिल नहीं मिल पाते हैं। ये बात देश भी समझ रहा है। जरा सुनिए देश के लोग क्या कह रहे हैं। पूरा विपक्ष जुड़ जाए, पूरी दुनिया एक हो जाए, लेकिन मोदी मोदी ही रहेगा, भाजपा भाजपा ही रहेगी। और सेंट्रल में कैबिनेट में तो मोदी जी पक्का हैं, उसकी गारंटी पे। 2019 के चुनाव में भी विपक्ष एकजुट हुआ था लेकिन नाकाम रहा। जब शेर जंगल में जाता है तो गीदड़ों का झुंड आ जाता है उसका शिकार करने के लिए, लेकिन कर नहीं पाता। मोदी जी को तो नहीं हरा सकते, मगर फिर भी लगभग ये है कि 50-50 रहेगा। यहाँ तक चांस रहेंगे कि फाइट तो मिलेगी मोदी जी को, बट ये कि उनको हरा नहीं सकते। देश का विपक्ष वहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह में जा रहा है
और ये संदेश देने का काम कर रहा है कि पूरे देश के भ्रष्टाचारी एक होकर के मोदी जी के खिलाफ काम करेंगे। इसका कोई असर होने वाला नहीं है। विपक्ष के नेता चाहे जितने भी एक हो जाए, मोदी जी की बढ़ती लोकप्रियता को अब इनके लिए द्वारा रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। एक बार पुनः ये लोग देश में भ्रष्टाचार फैलाने की नीयत से सारा पूरे देश के विपक्षी भ्रष्टाचारी दलों के नेता एक होकर मोदी जी से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी योजना के तहत ये लोग कर्नाटक के चुनाव में, कर्नाटक के शपथ ग्रहण समारोह में सभी लोग जा रहे हैं। अब सोचिए जरा कि आखिर कौन कौन जा रहा है, कौन कौन नहीं जा रहा है। ये 2018 की तस्वीर है। मोदी को हराने के लिए 5 साल पहले ऐसे ही सब एक आए थे इसी मंच पर कर्नाटक के। अखिलेश दिख रहे हैं, 2018 में थे, 23 में वहां नहीं होंगे। चंद्रबाबू नायडू दिख रहे हैं, 2018 में वहां थे, अब एनडीए के साथ होंगे। अगली तस्वीर दिखाई जरा। अब ये देख रहे हैं, ये जो जुगलबंदी आपने देखी थी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, मायावती, ये सब एक मंच पर थे। इस बार शायद सिर्फ सोनिया गांधी होंगी। मायावती को बुलाया नहीं गया है और ममता बनर्जी जा नहीं रही हैं। तो अब कैसे विपक्षी एकता होगी, अब आपको बताता हूं जरा। बेशक सब कह लें आओ साथ मिलकर मोदी को हराएंगे, लेकिन ये साथ मिलने को ही तैयार नहीं है। उदाहरण दे रहा हूं आपको, बंगाल लिए चलता हूं। बंगाल की सूरत हाल देखिए जरा। ये बंगाल का हावड़ा ब्रिज है। बंगाल में चुनाव हुए 2019 में, 42 सीट है बंगाल में। क्या हुआ, ये सब क्या मिलकर लड़ पाए थे? आप देख रहे हैं, ये जो ग्राफिक्स मैं आपको दिखा रहा हूं, टीएमसी के 22 सीटें जीती थी। ये ग्राफिक्स मिस्टेक है, 22 सीट टीएमसी ने जीती, कांग्रेस ने 2 सीट जीती थी और लेफ्ट को 0 मिला था। बीजेपी ने 18 सीट जीती। तो बंगाल में भी ये सब मिलकर नहीं लड़ पाए थे। अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, कर्नाटक में जब रिजल्ट आया, कांग्रेस जीत गई, तो विरोधियों को लगा कि कोई चमत्कार हो गया। ममता बनर्जी ने कहा कि हम मिलकर लड़ सकते हैं या कांग्रेस को आगे आना चाहिए, मिलकर लड़ने के बारे में बातचीत करनी चाहिए। फौरन कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इशारों इशारों में साफ कर दिया कि ममता का साथ चाहिए भी या नहीं चाहिए। सुनिए। And wherever is the Congress top, in their respective 200 seat or something, what we have already calculated, let them fight, we will give support, no, nothing is wrong. But they have to see that they have to support the other political party also. I am giving you the support in Karnataka, but you are fighting against me every day. It should not be the policy. It is for everybody. If you want to get some good things, then you have to sacrifice yourself also in some area. कांग्रेस पार्टी के साथ जब बात करेंगे कोई रीजनल पार्टी, कांग्रेस पार्टी अपना बात रखेंगे। कांग्रेस पार्टी जानता है यूपीए 1, यूपीए 2 सारे रीजनल पार्टी को लेकर तो की है कांग्रेस पार्टी। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी जानते हैं कल्चर ऑफ कोalition पॉलिटिक्स, समझौते की राजनीति कांग्रेस पार्टी बखूबी जानते हैं। लेकिन गद्दारों के साथ किस तरह की सलूक किया जाना चाहिए वो भी हमें सोचना तो पड़ेगी। आज तुम हमें हाँ कहोगे, कल मौका मिलने से हमें पीछे से छोरी भोंकोगे, ये तो हमें सोचना पड़ेगा ना दोबारा। सोचिए, अधीर रंजन चौधरी जो विपक्ष मिलकर लड़ने की बात कर रहा है, ममता को न्योता दे रहे हैं आइए कर्नाटक शपथ में, वो अधीर रंजन चौधरी गद्दार कह रहे हैं ममता को। अब सोचिए कैसी विपक्षी एकता। एक और तस्वीर देखिए। यहां 2024 की तैयारी हो रही थी। नीतीश कुमार दिल्ली आए, केजरीवाल से मिले। केजरीवाल के घर की तस्वीर है, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वायरल थी। तो नीतीश कुमार मिले केजरीवाल से कि 24 की तैयारी की जाए। अगली तस्वीर दिखाई जरा। केजरीवाल जाकर उद्धव ठाकरे से मिले मोदी को हराने के लिए, लेकिन केजरीवाल को न्योता नहीं भेजा कांग्रेस ने, कर्नाटक में नहीं बुलाया है। तो इसके पीछे वजह क्या है? क्या मोदी को ऐसे हरा पाएंगे? अब जब मिलकर लड़ने की बात आएगी 24 में, तो देखिए सूरत हाल क्या है। 19 के नतीजे में आपको दिखाने जा रहा हूं। बीजेपी ने 7 की 7 सीटें जीती थी दिल्ली की, और इधर देखिए 0 कांग्रेस और 0 आम आदमी पार्टी। कोई चुनाव मिलकर नहीं लड़ पाए, लेकिन मोदी को हराने की बात जरूर करते हैं। बीजेपी ने 7 सीटें जीती थी। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि केवल यह मुलाकात नहीं है, मुलाकातों का दौर बहुत चल रहा है।
लेकिन साथ मिलकर लड़ने को कोई तैयार नहीं है। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं शरद पवार नीतीश कुमार से मिले थे पिछले दिनों। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, नीतीश कुमार बिहार से निकलकर अलग अलग नेताओं से, जो विपक्षी नेता हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। ये देखिए जरा, केजरीवाल के बाद नीतीश कुमार खुद भी उद्धव ठाकरे से मिलने गए थे, उद्धव ठाकरे से मिले। एक और बहुत दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर दिखाइए। नीतीश कुमार मिले थे नवीन पटनायक से, उड़ीसा के मुख्यमंत्री बीजेडी के नेता नवीन पटनायक से मिले थे नीतीश कुमार। लेकिन देखिए जरा उड़ीसा की स्थिति क्या है, क्या नवीन पटनायक नीतीश के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए जरा, 2019 में कुल सीटें हैं 21 उड़ीसा में लोकसभा की, बीजेडी को मिली थी 12 और कांग्रेस को मिली थी 1। नीतीश बेशक मिलने लेकिन विपक्ष को नहीं जोड़ पाए। बीजेपी को मिली थी 8 सीटें। नीतीश कुमार तो मिल लिए जाकर नवीन पटनायक से। आइए अब आपको दिखाता हूं मैं, नवीन पटनायक से नीतीश मिले और कुछ दिन बाद यह तस्वीर आई, देखिए बाजी पलट गई। नवीन पटनायक प्रधानमंत्री से मिले जाकर। तो सवाल यह है कि मोदी को विपक्ष आखिर रोकेगा कैसे? अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं हर राज्य के हालात। ये बेशक कल मंच पर एक साथ आ जाएं, इनके हाथ बेशक मिल जाएं, लेकिन गले नहीं मिलने वाले हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? सबसे पहले उत्तर प्रदेश से ही बात कर लेते हैं। अखिलेश यादव जा नहीं रहे, मायावती को बुलावा नहीं भेजा गया, सिर्फ कांग्रेस ही बची यूपी से। अगर आप देखें तो यूपी में 80 सीटें हैं लोकसभा की, मायावती को शपथ में बुलाया नहीं गया है। अखिलेश कर्नाटक जा नहीं रहे, मतलब यूपी से विपक्ष के दोनों बड़े दल नदारद हैं। 2024 में तीनों के साथ आने की कोई संभावना नहीं है। तो फिर 80 सीटों पर कैसे लड़ेंगे मोदी से? आइए बंगाल, बंगाल में ममता और लेफ्ट दोनों को न्योता भेजा गया है, लेकिन ममता इस शपथ कार्यक्रम में नहीं जाएंगी। लेफ्ट को सत्ता से बाहर ममता ने कुर्सी संभाली है बाहर करके, और ऐसे में ममता के लिए लेफ्ट के साथ जाना मुश्किल है। मोदी के खिलाफ तीनों दलों का गठबंधन बंगाल में भी नामुमकिन है। एक और राज्य देख लीजिए आप, तेलंगाना। कांग्रेस ने तेलंगाना के सीएम को भी न्योता नहीं भेजा है, और तेलंगाना में दोनों की आमने सामने की टक्कर है। ऐसे में यहां दोनों में गठबंधन होना संभव नहीं है। एक और राज्य आंध्र प्रदेश, 25 सीटें। आंध्र प्रदेश से कांग्रेस ने जगन मोहन को न्योता नहीं भेजा है, तो यहां भी तीनों गठबंधन में साथ हो इसकी संभावना नहीं है। सिर्फ 4 राज्यों की 164 सीटों पर ही बात बन पा रही है, बाकी राज्यों में भी कई छोटे दलों के साथ गठबंधन आसान नहीं है। तो फिर 24 की राह वैसे ही होने वाली है जैसे 19 की हुई थी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अवधेश कुमार। कांग्रेस ने सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में जितनी पार्टियों को आमंत्रित किया है, लगभग यही पार्टियां 2018 मई में भी कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थी। उस समय ऐसा लगा था जैसे 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक बड़ा गठबंधन देशव्यापी खड़ा हो जाएगा और भाजपा को, नरेंद्र मोदी को विपक्ष की सशक्त एकजुट चुनौती का सामना करना पड़ेगा। हुआ क्या? वहां से आने के बाद ही हमने देखा कि जहां जहां चुनाव हुए वहां विपक्षी एकता नाम की कोई चीज दिखी ही नहीं। और फिर 2019 का चुनाव परिणाम हमारे सामने है। तो इसीलिए जब भी हमारे देश में चुनाव आता है, पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं, तो विपक्ष सत्तारूढ़ गठजोड़ या पार्टी के विरुद्ध ऐसे ही लंबे समय तक एकजुट करने की कोशिश होती है। बयान आते हैं, एक दूसरे से मुलाकात होती है। विपक्ष की जहां सरकार बननी होती है वहां विपक्ष के सारे नेता जाकर फोटो खिंचाते हैं, एक साथ मिलकर एकता प्रदर्शन। आइए, अब एक तो विरोधी एक साथ आने को तैयार नहीं मोदी के खिलाफ। 24 में मोदी को हराना है। एक बचा कुच्चा मुद्दा था, वो भी खत्म हो गया। अडानी को क्लीन चिट मिल गई है। पिछले दिनों हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई जिसके बाद तहलका हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई। अगली तस्वीर दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने एक रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट के आधार पर अडानी को क्लीन चिट मिली है। आइए मैं आपको दिखाता हूं
कि अडानी को क्लीन चिट मिलना, यानी विरोधी जो इंतजार में थे कि 19 में रफाल के मुद्दे पर चुनाव लड़ लिया, इस बार अडानी पर लड़ लेंगे, तो ऐसा होता दिख नहीं रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? अडानी हिंडनबर्ग केस में रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने 6 मई को सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी। पहली नजर में नियमों का उल्लंघन नहीं पाया गया है। कमेटी की रिपोर्ट यह कहती है कंपनी के शेयरों के दाम बढ़ाने में कोई हेराफेरी नहीं हुई है। शेयर बाजार के नियमों के मुताबिक काम कर रही थी कंपनी। अडानी समूह ने सभी लाभकारी समूह की जानकारी दी है। हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी 2023 को रिपोर्ट सौंपी थी, रिपोर्ट बनाई थी एक। अडानी की कंपनियों के शेयरों में हेराफेरी का आरोप लगाया था। हिंडनबर्ग ने मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप लगाया था। रिपोर्ट के बाद अडानी के शेयर तेजी से नीचे गए थे। उस वक्त कमेटी की रिपोर्ट में अडानी के प्रयासों का जिक्र है और बाजार को स्थिर करने के लिए अडानी ग्रुप ने कोशिश की है। धीरे धीरे बाजार के साथ अडानी के शेयर स्थिर हो गए। कमेटी की रिपोर्ट के बावजूद सेबी की जांच अभी जारी रहेगी। तो यह अच्छी खबर अडानी के लिए भी और मोदी विरोधियों के लिए बुरी खबर। सुनिए जरा मुकुल रोहतगी क्या कह रहे हैं और महेश अग्रवाल क्या कह रहे हैं। अडानी ने हमेशा ये मेंटेन किया है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है वो खुद ही मोटिवेटेड है। उनका काम ही ये है कि पहले एक क्राइसिस क्रिएट किया जाए, उस टाइम पे शॉर्ट सेलिंग करी जाए, फिर सस्ते में खरीदा जाए और महंगे में बेचा जाए। ये हिंडनबर्ग का काम है और ऑब्वियसली हिंडनबर्ग से या जान के या बगैर जाने ये रिपोर्ट हिंडनबर्ग की जो आने वाली थी वो कहीं ना कहीं लीक हुई है। लोगों ने इसका अनऑथराइज फ़ायदा उठाया है, लेकिन इस फायदे से अडानी का कोई कंसर्न नहीं है। ये भी एक क्लियर फैक्ट है। एक हिंडनबर्ग ने मार्केट के साथ खेला है, पब्लिक सेंटीमेंट के साथ खेला है और इंडियन इन्वेस्टर्स के पैसे के साथ खेला है। रिपोर्ट में ये लिखा है कि कोई साजिश थी, देयर वाज अ साजिश। रिपोर्ट के पीछे एक इंटेंशन थी प्रॉफिट बनाने की, किसी और के लॉस करने की। आज की डेट में इस रिपोर्ट के हिसाब से ना अडानी ग्रुप की कोई गलती पाई गई, ना उनके किसी इन्वेस्टर। और आइए अब आपको जल्दी से बताते हैं कि यह रिपोर्ट जैसे ही आई, अडानी के शेयर देखिए रॉकेट की तरह उड़ान भरने लगे। अडानी के विलमार 6.80% बढ़कर बंद हुए। मूव कीजिए से आगे। अडानी ट्रांसमिशन 5% इजाफे के साथ बंद हुआ और अडानी पावर में भी 5% की बढ़ोतरी देखने को मिली। अडानी ग्रीन में भी 5% का इजाफा हुआ। अडानी के सारे शेयर बढ़कर आज बंद हुए हैं। अडानी इंटरप्राइजेज में 3.60% का उछाल था। अडानी पोर्ट्स में भी 3.52% का उछाल देखा गया है। अडानी के शेयर भी आज तेजी से भागे। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।